तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के भौतिकी विषय का अध्याय 1 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो बोल सकते हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र। आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के लिए इतिहास देखने वाले हैं, विद्युत का क्या है इतिहास, और साथ ही साथ देखने वाले हैं विद्युत क्या है, किस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है। साथ ही से देखने वाले हैं आवेश किसे कहते हैं और आवेश के कितने प्रकार हैं। उसके बाद हम देखेंगे विद्युत आवेश के आधार पर पदार्थों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं आकाश और आज की क्लास होगी सबसे झक्कास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस इतिहास पे कि भाई क्या था इतिहास, क्या रहा है इतिहास। इन सबको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इन्हीं बिंदुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इनको मिटा देता हूँ। चलिए तो इतिहास देखते हैं कि भैया क्या था विद्युत का इतिहास, ये कैसे आया इस अस्तित्व में और किस प्रकार से इसको हमने हाथों हाथ लिया है। चलिए आइए देखते हैं। फिर सबसे पहले हम देखने वाले हैं इतिहास। इतिहास में अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले आता है 6वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी में एक महान वैज्ञानिक हुए, थेल्स। कौन थे? थेल्स। एक महान वैज्ञानिक थे भैया थेल्स। थेल्स को यूनान में विज्ञान का जनक भी कहा गया है। थेल्स को यूनान में विज्ञान के जनक भी कहा गया है। यूनान में विज्ञान के जनक भी माना गया है। थेल्स ने ऐसे कई वस्तुओं के बारे में बताया जिनको आपस में रगड़ने पर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कोई अन्य वस्तु उसकी ओर खींचा चला आता है। वो बोलते हैं ना कि तेरे नैनों में क्या जादू है। तो वैसे जैसे हम किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु पर रगड़ते हैं तो उसमें एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कोई दूसरा वस्तु खींचा चला आता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या था। तो उन्होंने एक नाम दिया था एम्बर। अब ये एम्बर क्या है बोलोगे? तो एम्बर है आपका लाख। अब लाख को एक शब्द में और एक शब्द में बोला जाता है लासा, या फिर रेजिन भी बोला जाता है, जो पेड़ों से निकलते हैं। लेकिन हाँ एक बात है, एम्बर और इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एम्बर जो है लगभग हजारों वर्षों तक जमीन में दबा होने के बाद ये एम्बर का रूप लेता है। जो लाख है हजारों वर्षों तक क्या होना चाहिए, जमीन में दबा होने के बाद ये एम्बर बनता है। जब किसी एम्बर को हम क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं, तो एम्बर का जो क्षण होता है वो किसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। साथ ही साथ इतिहास में 16वीं शताब्दी, देख रहे हो जंप को, कितने जंप लगा, कितने 6वीं शताब्दी में इन्होंने बताया कि एम्बर ऐसी कई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसके बारे में और कुछ नहीं बताया। फिर 6वीं शताब्दी में आए आपके विलियम गिलबर्ट। कौन आया भैया? विलियम गिलबर्ट आए। अब विलियम गिलबर्ट है कौन? तो मैं बता दूं आपको, विलियम गिलबर्ट जो है रानी एलिजाबेथ प्रथम के चिकित्सक थे। कौन थे भैया? चिकित्सक थे। हाँ पहले भैया राजवंश जो राजघराने के थे उनका एक पर्सनल चिकित्सक होता था, पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे। तो विलियम गिलबर्ट क्या थे? रानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर बोल सकते थे, पर्सनल डॉक्टर थे, जिन्होंने इस एम्बर वाली प्रोसेस को आगे बढ़ाया। इन्होंने एम्बर जैसे कई सारी चीज़ों के बारे में बताया जिनको आपस में रगड़ने पर वैसे ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि थेल्स ने बताया था। फिर इसके बाद इस पर भी चर्चा नहीं होगी। लगभग 46 वर्ष बाद, यानी कि लगभग 1646 में थॉमस ब्राउन हुए। कौन हुए आपके? थॉमस ब्राउन ने फिर इस कथन को आगे बढ़ाया भैया। और इस जो चल रहा है, देखो सीक्वेंस वाइज आज हम इलेक्ट्रिसिटी को इतना करीब से जानते हैं
किसको क्या दबाने पे कौन चालू हो जाएगा, किस बटन को कहाँ पे एडजस्ट किया गया है, ये सब बातें जो है हमको पता है। लेकिन उस समय देखो जब विद्युत का खोज नहीं हुआ था, जब बना नहीं था इलेक्ट्रिसिटी, तब देखो कैसे आ रहा था। पहले 6वीं शताब्दी, फिर देखो 10 शताब्दी के बाद, यानी कि 1000 साल बाद, लगभग 1000 साल बाद फिर 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट ने इसके बारे में खोजा। उन्होंने भी पूर्णतः जानकारी नहीं दी, अभी भी हमको पूर्णतः जानकारी नहीं, अभी भी बहुत सारी चीज़ों की आविष्कार करना बाकी है। तो आइए देखते हैं कि 1946 में थॉमस ब्राउन ने क्या किया। तो थॉमस ब्राउन ने जो एम्बर था, क्या था, एम्बर जो था उसको उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कहा। एक सेकेंड जी, क्या हो गया, हाँ, उन्होंने उस चीज़ को क्या कहा, एम्बर को इलेक्ट्रम कहा, इलेक्ट्रम कहा। इलेक्ट्रम इसलिए कहा क्योंकि एम्बर एक ग्रीक शब्द है। एम्बर क्या है, एम्बर एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है भैया, ग्रीक शब्द है। एम्बर एक ग्रीक शब्द है जिसको अगर हम बोले तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रम होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रम होता है। वहीं से इलेक्ट्रिसिटी शब्द फिर जनरेट हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पत्ति कैसे हुआ है, ये एम्बर शब्द से हुआ है। एम्बर शब्द से ही इलेक्ट्रिसिटी शब्द का उत्पत्ति हुई है। फिर ये 1646 में थॉमस ब्राउन ने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए, जिनमें से कुछ चुनिंदा प्रयोग हम देखेंगे और समझेंगे कि प्रोसेस कैसे आवेश के बाद फिर विद्युत, फिर वो धारा विद्युत में कैसे कन्वर्ट होते गए, फिर उसको कैसे उपयोग करते गए, स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो इनमें से अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही तो लिख सकते हो, अन्यथा हम मिटाते हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं थॉमस ब्राउन के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण। तो पहला प्रयोग आपके सामने है, प्रयोग नंबर फर्स्ट। बड़ा ध्यान से समझिएगा और दिमाग लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। प्रयोग नंबर पहला, उन्होंने लिया एक एम्बर का क्षण। क्या लिया इस प्रयोग में, एम्बर का क्षण लिया उन्होंने, और लिया रेशम, और क्या लिया उन्होंने, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, ये दो चीज लिए उन्होंने। एम्बर के क्षण को उन्होंने एक जगह फिक्स कर दिया। पहले उन्होंने एम्बर और रेशम के कपड़े को अच्छे से क्या किया, घर्षण किया, करवाया, रगड़ा, साफ किया उससे बढ़िया, और उसको एक जगह ऐसे फिक्स कर दिया गया, उसको इस तरह से फिक्स कर दिया गया। एक दूसरा एम्बर की क्षण को फिर से उसी कपड़े से, यानी कि रेशम के कपड़े से क्या किया गया, रगड़ा गया, फिर उसको क्या किया, इसके पास लाया गया। क्या किया गया भैया, इसके पास लाया गया ऐसे, ठीक है, ये इसके पास लाया गया। पास लाने पे उनको अनुभव हुआ कि ये वाली क्षण जो एम्बर की क्षण है, जो एम्बर की क्षण, एक सेकेंड, चलिए, तो मैं बता रहा था कि उन्होंने एक एम्बर का क्षण लिया और एक दूसरा एम्बर का क्षण लिया। उन दोनों ही क्षणों को रेशम के कपड़े से क्या कर लिया गया, घर्षण कर लिया गया, साफ कर लिया गया। जब इन दोनों को पास ला के देखा गया तो उन्होंने पाया कि ये एम्बर को, या दोनों एक दूसरे क्षण को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा था। क्या कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था। याद रखेंगे इस चीज़ को, इस चीज़ को याद रखेंगे, प्रतिकर्षित कर रहा था, ठीक है। अब सेकेंड प्रयोग में देखते हैं। सेकेंड प्रयोग में उन्होंने किया क्या था, प्रयोग नंबर 2, प्रयोग नंबर 2, उन्होंने क्या किया था इस प्रयोग नंबर 2 में, सेम काम किया था, एक क्षण लिया था, हाँ, लेकिन इस बार एम्बर का क्षण नहीं होगा भैया। तो सर किसका क्षण होगा, इस बार क्षण होगा आप लोगों के लिए एबोनाइट का क्षण। अब ये कौन सा बल है सर, एबोनाइट का क्षण, बताते हैं एबोनाइट क्या है, बताते हैं भाई, धीरे धीरे बताते हैं एबोनाइट क्या है, ठीक है। एबोनाइट का क्षण इनको लिया गया और इसको रगड़ा गया बिल्ली के खाल से। किसके खाल से भैया, बिल्ली के खाल।
अब ये बिल्ली का खाल समझ में नहीं आ रहा है ना, ऊनी का कपड़ा भी ले सकते हो आप, ऊनी कपड़ा ले सकते हो। क्या ले सकते हो? ऊनी कपड़ा ले सकते हो। ठीक, अब यहाँ से एक और एबोनाइट का क्षण लिया गया, सेम काम यहाँ भी करेंगे, एक और एबोनाइट का क्षण लिया गया जिसको ऊनी कपड़े से रगड़ा गया। दोनों एबोनाइट का ही क्षण है, दोनों एबोनाइट का क्षण है। और यहाँ पर दोनों क्या था आपका, किसका क्षण था? एम्बर का क्षण था। और दोनों यहाँ पे क्या है? एबोनाइट का क्षण है। अब इन दोनों को जब पास लाया गया तो सेम यहाँ भी दिखा कि ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। क्या कर रहे थे भैया? प्रतिकर्षित कर रहे थे। प्रतिकर्षित करने का कारण क्या था ये हम बताएंगे ही, साथ ही साथ अभी एक और प्रयोग बचा है जो तीसरा यह सिद्ध कर देगा कि क्या कारण था, और उस पर आपको सोचना है कि कैसे हुआ, क्या कारण था कि ये प्रतिकर्षित कर रहा था और क्या कारण होने वाला है जिसके कारण आकर्षण होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। तो प्रयोग नंबर तीसरा, प्रयोग नंबर तीसरा, इसमें क्या करेंगे? एक एम्बर की छड़ को ऊन के रेशम के कपड़े से रगड़ के लाना है। ये देखो मैंने ले आया और यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे मैं इस चीज़ को ऐसे फिक्स कर देता हूँ। चलो ये देखो मैंने इसको फिक्स कर दिया भाई, यानी कि लटका रखा है, और ऐसे लटकाया है कि ये हिल डुल नहीं रहा है, एकदम स्ट्रेट वे में ये चुप ऐसे लटका हुआ है, हिल डुल नहीं रहा बिल्कुल भी। अब साथ ही साथ मैंने एम्बर का क्षण यहाँ पे ले आया और एक लाता हूँ मैं एबोनाइट का क्षण यहाँ से उठा के, ये वाले को समझो। तो यहाँ पे ला के देखता हूँ मैं ऐसे कुछ। अब मैं क्या पाता हूँ? मैं पाता हूँ कि एबोनाइट का क्षण और एम्बर का क्षण ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। क्या करने लगे? आकर्षित करने लगे। अब मैं कारण जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पे आकर्षित होने लगा। यहाँ पे प्रतिकर्षित हुआ, यहाँ पर भी प्रतिकर्षित हुआ, लेकिन यहाँ पे आकर्षण का क्या कारण है? क्या कारण था कि आकर्षित होने लगा? तो इस बात को बाद में चलकर हमको बताया गया कि यहाँ पे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको नाम दिया गया है धन आवेश, धन आवेश। और यहाँ पे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है इसको बोला गया ऋण आवेश, ऋण आवेश। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। क्लियर है इतना? ये दोनों क्या है? ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। चूंकि यहाँ पे ये धन आवेश है, यहाँ पे क्या है? ये ऋण आवेश है। अब यहाँ से हम कुछ तथ्यात्मक चीज़ जो है निकालने वाले हैं। वो तथ्यात्मक चीज़ क्या है? तो 2-3 तथ्य निकालने वाले। वो 2-3 तथ्य क्या है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं डिटेल विथ। तो आप इसको अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा? चलिए अब जो है इसमें हम लोग जो सीखे हैं उस चीज़ को समझते हैं। वो क्या सीखे हैं, कैसे सीखे हैं, क्या निकला इससे। शायद आप लोगों ने निकाल लिया होगा और समझ गए होंगे कि क्या निकला है। अगर समझ गए हो तो कमेंट में बता भी दो कि भैया क्या समझे हो, क्या निकला है। जल्दी नोट करिए, कमेंट में लिखिए और बताइए कि क्या समझे। चलिए अब इसका जो निकला है इन प्रयोगों से 2 बातें, उन चीज़ों को हम देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष, तो निष्कर्ष नंबर 1 क्या निकल के आया है देखते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 में हम लिखेंगे कि यहाँ पे 2 आवेश 2 प्रकार की होती है। ये निकल के आया है कि आवेश 2 प्रकार की होती हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन है? पहला है आपका धनावेश, दूसरा है आपका ऋण आवेश। दूसरा क्या है? ऋण आवेश। साथ ही साथ निष्कर्ष नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट भी है और आगे चल के आपको समझ में आएगा। किसी इस चीज़ को हमको रटवा दिया जाता है, इस चीज़ को तथ्यात्मक रूप से समझिए कि क्या कारण था कि हम ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो जो दूसरा निष्कर्ष है यहाँ से हमको पता चला है कि देखो वहाँ पे देखो ना कि यहाँ भी धन था, यहाँ भी धन था, यानी कि एबोनाइट के क्षण के पास दोनों
इनवर्स क्षण के पास दोनों के पास क्या था, धन भी था, दोनों के पास धन धन था, तो क्या हो रहा था, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा था। साथ ही साथ एबोनाइट क्षण के पास भी क्या था, ऋण आवेश, और इधर भी ऋण आवेश, तो ऋण और ऋण एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने जो तीसरा नंबर का प्रयोग देखा है, वहाँ पे धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम शब्दों का रूप देते हुए लिखते हैं कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। अब सजातीय आवेश मतलब होता है एक ही प्रकार के आवेश, धन धन, ऋण ऋण, इन लोग क्या है, एक ही प्रकार के आवेश। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विजातीय आवेश क्या करते हैं भैया, आकर्षित करते हैं। तो इसी चीज को लिखेंगे, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये देखो, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि धन आवेश और धन आवेश को अगर एक दूसरे के समीप लाया जाए, पास लाया जाए, तो ये एक दूसरे को बोलेंगे दूर हट, इसलिए ये लोग दूर हट जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। जबकि यहीं पे अगर मैं धन आवेश और यहाँ पे ऋण आवेश लाऊं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आकर्षित होने वाला है, यानी कि एक दूसरे से ये चिपक जाएंगे कि तय मोर दोस्त तयच, ऐसे कर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यस, तो यहीं से आया है, जिसको हमको रटवा दिया जाता है कि धन धन एक दूसरे को दूर करेगा, ऋण ऋण एक दूसरे को दूर करेगा। ये गुण जो है चुंबकों में भी पाया जाता है। आप जानते होंगे कि नॉर्थ साइड या साउथ साइड क्या करते हैं, रिपल करते हैं, जबकि क्या करते हैं, नॉर्थ या साउथ दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को अगर लिखने का है तो लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है वैसे तो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए गुड। अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड टॉपिक देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, विद्युत। मैंने बोला था कि विद्युत क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए विद्युत, और परिभाषा या डेफिनेशन लिखने स्टार्ट करते हैं कि है क्या चीज़ विद्युत। विद्युत है क्या चीज़, देखते हैं विद्युत है क्या चीज़। चलिए तो लिखना स्टार्ट करिए विद्युत को और समझिए क्या चीज़ है। ठीक है, लिखिए विद्युत क्या है, उसको उस ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु को आकर्षित या हो सकता है प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। विद्युत कहलाता है। ठीक है, उस ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। समझ में आ गया क्या कहते हैं, उसे विद्युत कहते हैं। अब विद्युत जो है दो प्रकार की होती है। अब इसको समझते हैं कि विद्युत कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की होती है, तो लिखेंगे विद्युत दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो पहला नंबर में है स्थिर वैद्युत, और दूसरा नंबर पे आते हैं आपका धारा विद्युत।
कौन सा विद्युत? धारा विद्युत। इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिक, और इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये दो प्रकार के विद्युत होते हैं, नोट कर लीजिए। विद्युत भी कंप्लीट। अब आते हैं चार्ज पे कि भैया चार्ज क्या है, चार्ज है क्या, तो इसको भी परिभाषित कर देते हैं, चार्ज है क्या। और चार्ज के प्रकार भी देख लेंगे। चलिए, चार्ज मतलब आवेश, आवेश है क्या चीज? आवेश। तो चलिए नोट करना स्टार्ट कर दीजिए कि आवेश है क्या चीज। तो विद्युत आवेश, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जिसके कारण, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। क्या है? विद्युतमय हो जाता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कैसी राशि है। तो हमेशा याद रखिएगा, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो लिखना है आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश जिसमें दिशा ना हो। चलिए, साथ ही साथ इसका मात्रक लिख लीजिए। इसका मात्रक, इसका मात्रक जो होता है कूलाम है। क्या है? कूलाम। अब मात्रक मतलब 11वीं पढ़ के आए होंगे, मात्रक है ही क्या? किसी भी राशि को दर्शाने के लिए एक यूनिट चाहिए, मात्रक चाहिए। तो यहाँ पे जो आवेश को दर्शाता है उसका मात्रक है कूलाम, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, C से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसका विमी सूत्र भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है विमी सूत्र, तो एग्जामों में पूछा जाता है। तो विमी सूत्र होता है M0L0TA, ये है इसका विमी सूत्र। ठीक है, ये इसका विमी सूत्र है। चलिए लिख लीजिए या नोट कर लीजिए, आपके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, या तो स्क्रीनशॉट है या तो वीडियो पॉज कर सकते हो आप। चलिए, जो करना है आप कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। चलिए, तो अब हम आवेश को भी पढ़ चुके। अब हम देखने वाले हैं कि पदार्थों को विद्युत आवेश के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है या वर्गित किया गया है, ये हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं, बेसिकली अगर बात करें तो क्या है या कितने भागों में उसको डिवीजन किया गया है। तो हमारा टॉपिक रहेगा कि विद्युत आवेश के प्रवाह के आधार पर या बहने के आधार पर, ठीक है ना, किसके आधार पर? बहने के आधार पर या आवेश की गति के आधार पर। ठीक है ना, तो विद्युत आवेश के गति के आधार पर, किसके आधार पर? गति के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? तो पहला है आपका कंडक्टर, यानी कि चालक। कंडक्टर, चालक। तो चालक क्या है? चालक वह पदार्थ है जिनमें से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है। तो उसी को हम लोग नोट आउट करेंगे। चालक वह पदार्थ है
जिसमें से विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए उदाहरण बोलोगे तो बहुत सारे उदाहरण है, मैं कितना को बोलूं। जैसे कि लोहा है, हम हैं, इंसान है, आदमी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ हैं जी। लोहा है, अब रक्त भी आप लिख सकते हो, उसमें चालकता में रक्त भी आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हो कि चालक है ये चीज़, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब है, मैं ऐसा डिफरेंट थोड़ा बताने की कोशिश किया हूँ। अब आगे आते हैं इसके दूसरे नंबर पे, क्या है वो है कुचालक, या इसको भी बोलते हैं विरोधी भी बोलते हैं, विद्युत रोधी। कुचालक विद्युत रोधी। कुचालक को बोलते हैं इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंसुलेटर्स भी बोलते हैं कुचालक। तो कुचालक बेसिकली वो पदार्थ होते हैं जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, ठीक है, हो नहीं सकते। तो हम लिखेंगे कि वह पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, क्या कहलाते? कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण में तो बहुत सारे चीज़ हैं, प्लास्टिक है, रबर है, ठीक है, आपके नेल है, हेयर है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक ऐसे वर्ग के बारे में जो दोनों तरह का कार्य करता है। मतलब सर, मतलब ये है कि वो चालक की तरह भी व्यवहार करता है और कुचालक की तरह। डिपेंड करता है आप उसको किस तरह यूज़ करना चाहते हो, चालक की तरह या कुचालक की तरह, ठीक है। तो वो तीसरा जो है वो है आपका अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अर्धचालक, क्या है? अर्धचालक क्या है? तो अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जो चालक और कुचालक के बीच होते हैं, यानी कि जिनकी चालकता जो है चालक और कुचालक के बीच होती है। लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, दिख रहा होगा, लिखते हैं, चलिए। अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ जिनकी चालकता चालक व कुचालक के बीच होती है, ठीक है। वह पदार्थ जिनकी चालकता चालक व कुचालक के बीच होती है। इसके एग्जाम्पल बहुत यूनिक है, और वो अभी अगर मैं बात करूं तो उसका अभी इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है और होना भी चाहिए, जिससे कोई प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। तो सबसे अगर बेस्ट मैं बोलूँगा अर्धचालक के लिए तो वो है सिलिकॉन। क्या है आपका? सिलिकॉन बेस्ट एग्जाम्पल है अर्धचालक के लिए, सिलिकॉन। साथ ही साथ आपका जर्मेनियम भी है, ठीक है। तो ऐसे अर्धचालक हैं इन लोग
जो दोनों तरह की व्यवहार करते हैं, कभी चालक की तरह, कभी कुचालक की तरह। और वो आपका इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं, आप जिस तरह उसको उपयोग करना चाहते हो कर सकते हो। तो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो या थोड़ी सी भी आपको हेल्प हुई हो तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे छोटा सा यूट्यूब चैनल को आप बड़े कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब अस।